हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। आज डे 15 का हम लोग जीके का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज के सेट में जितने भी प्रश्न आए थे उनसे रिलेटेड और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है पहले दिनों की अपेक्षा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले भूकंप स्मारक की घोषणा की है? देखिए, पहला भूकंप स्मारक जो बना है उसका नाम दिया गया है स्मृति वन। क्या दिया गया है? स्मृति वन। गुजरात के कच्छ में इसकी स्थापना की गई है। कहां पे? गुजरात के कच्छ में। दूसरा प्रश्न है, 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप लोग गली क्रिकेट खेलते हैं ना, तो ये गली क्रिकेट टाइप का ही होगा और उसका एक विश्व कप किया जाना है और इसकी मेजबानी करेगा कौन? इंडिया करेगा। 2023 में ये होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? देखिए, हमने आपको करंट अफेयर के सेशन में यह बताया था कि पेपरलेस सरकार कौन सी बन गई है। पेपरलेस इंडिया का पहला विधानसभा कौन बन गया है और पेपरलेस पहला कोर्ट कौन सा बन गया है? तो यहां तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई की सरकार जो है वो पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, हमने करंट अफेयर के सेशन में बताया था कि पहला विधानसभा कौन सा है जो पेपरलेस हो चुका है इंडिया का, और पहला कोर्ट कौन सा है जो पेपरलेस हो चुका है। ये दोनों बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 5वां असेंबली हुआ था, यानी 5वां कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसका आयोजन कहां किया गया था? यह आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, आपको बता दूं ISA जो है इसका मतलब फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और इंडिया के अंदर गुरुग्राम में, पहले उसको गुड़गांव कहते थे, अब इसको गुरुग्राम कहते हैं, तो गुरुग्राम के अंदर ही इसका मतलब हेडक्वार्टर भी है। तो इसको भी याद रखना है कि ISA के हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? देखिए, ये पहला दिन के मतलब पहला या दूसरा जो सेट हुआ था हम लोगों के यहाँ, उसी का यह प्रश्न है और फिर से आपको रिपीट करके दिया है। हमने बड़ा डिटेल में उसको बताया था, यहाँ फिर से बता रहा हूं। कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? उसका आयतन घटता है, और जब आयतन घटेगा तो उसका घनत्व जो होता है वो बढ़ता है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि जब उसका आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान होता है जहां पे बर्फ मतलब वाटर जो होता है उसका घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है और वहां पे आयतन यहाँ का सबसे कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा। पढ़ेंगे आगे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की जब मृत्यु हो रही थी उस समय तक मराठा नेतृत्व जो था वो ताराबाई के हाथों में था। ये संरक्षिका थी उस वंश की, तो इन्हीं के हाथों में उस समय कमान था। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? आहूत होने मतलब किसके द्वारा बुलाया जाता है? ना वो उसकी अध्यक्षता करता है ना ही वहां पर बैठा रहता है, बस बुलाया किसके द्वारा जाता है? देखिए, जब राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल को पास कराने के लिए दिया जाता है और दोनों के बीच में कोई गतिरोध आ जाए, गतिरोध का मतलब यदि लोकसभा के में पास हो गया लेकिन राज्यसभा कह रहा है कि हम पास नहीं करेंगे, राज्यसभा के में पास हो गया, लोकसभा कह रहा है कि हम पास नहीं करेंगे, इसमें ये खामियां हैं, तब दोनों को एक साथ आर्टिकल 108 के तहत, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं दोनों एक साथ बैठो और तब जाकर फैसला करो कि ये बिल पास होगा कि नहीं। लेकिन एक कंडीशन और आप समझ के रखिए कि जब मनी बिल की बात हो, ठीक है, धन विधेयक की और साथ साथ संविधान संशोधन की, इन दोनों केसों में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जब भी होगा तो उसको लोकसभा में ही पास करना होगा, उसके लिए धन विधेयक में उसके लिए आप राज्यसभा को नहीं बुला सकते हैं, तो उस समय नहीं होगा। साथ साथ संविधान संशोधन के समय उस टाइम भी आप नहीं बुला सकते हैं। तो दोनों केसों में ये नहीं बुलाया जाता है, लेकिन बाकी सत्र में बुलाया जाता है। ओके, तो यहां पे आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कि आहूत कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जब दोनों सदन एक साथ जुट जाते हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये दोनों बातें आप क्लियर रखेंगे। किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। कब नहीं बुलाएंगे? जब धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन की बात रहेगी तब, उसमें दोनों को एक साथ नहीं बुलाया जा सकता। ये बातें आप क्लियर रखेंगे। ऐसे लोकसभा की अध्यक्षता जो होता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, उसको स्पीकर कहते हैं, वो करता है। ठीक है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जिसकी स्थापना होती है 1961 में। कब होती है? 1961 में इसकी स्थापना होती है। ये किसके लिए काम करता है? तो ये मानवाधिकार के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कहां हुई? लंदन में, ठीक है। इसकी स्थापना होती है लंदन में और 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी इंडिया में। तो ये बातें अभी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये लंदन में हुआ था स्थापना मानवाधिकार के लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ये बात आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ओजोन परत किन विकिरणों को रोकता है? यह हमने कल ही के मैराथन में आपको बताया था और जो कल क्लास में शामिल होंगे उन्होंने इसका आंसर काफी इजीली लगाया होगा। ओजोन परत किन विकिरणों को रोकता है? तो ये अल्ट्रावायलेट, सॉरी, ये जो होता है पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनको रोकता है। और अल्ट्रावायलेट रेज यदि आपके शरीर पर डायरेक्ट पड़ेंगी, आपके स्किन पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, उसको वहां पर रोक लिया जाता है। लेकिन ओजोन लेयर जो है इसका फॉर्मूला कहता है ओजोन का O3 होता है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन के अणु के मिलने से ओजोन बनता है। और इसका ह्रास कैसे हो रहा है? तो लगातार जो नीचे से CFC गैसेज और भी मतलब जो गैसेज जैसे ग्लोबल वार्मिंग को जो बढ़ा रही हैं और CFC खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से इसका ह्रास होता है, ठीक है। ओजोन लेयर का ये पतला होता जाता है। अच्छा, ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको डॉब्सन यूनिट में मापते हैं। उसका यूनिट क्या होता है? डॉब्सन, ठीक है। और ये ओजोन लेयर जो है ये संताप मंडल में ही 32 से लेके 60 किलोमीटर का जो रेंज है, 32 किलोमीटर ऊंचा से लेके 60 किलोमीटर तक के बीच का जो रेंज है उसी में ओजोन लेयर आपको देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो देखिए इसके लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं या फिर बेंजोइक एसिड कह सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, खास करके। और जो आप अचार वगैरह देखते हैं अपने घर में उसमें एसिटिक एसिड डाला जाता है, ठीक है, सिरका डाला जाता है जिससे उसका परिरक्षण हो पाता है। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको परिरक्षण करने के लिए हम एक निश्चित तापमान पर रखते हैं, इसलिए हम उनको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में जैसे ही किसी चीज को रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि तांबे की एक नली होती है जिसके अंदर फ्रेऑन गैस भरा होता है और वो गैस वाष्पीकृत होकर जब निकलता है तो एक वातावरण क्रिएट करता है। 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है जनरली। उसमें जब आप वस्तुओं को रखते हैं तो वो लंबे समय तक टिक पाती हैं, ठीक है। तब ऐसे फ्रिज का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये खाने वाला सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, और बाई हटा देंगे केवल सोडियम कार्बोनेट कहेंगे तो ये धोवन सोडा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किस ग्रहों के बीच होती है? देखिए क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो होती है इसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। और ये लगातार घूमते रहता है। सिर्फ एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो यदि आपको उसका नाम पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। कोणार्क मंदिर कहाँ किस देवता से संबंधित है? कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर के मामले में समझें तो कोणार्क मंदिर ऐसा है जगह कि उसको पूरा सोलर प्लेटेड कर दिया गया, मतलब वहां के जितने लाइटें और जो भी चीजें चल रही हैं वो सब सोलर प्लेट से चल रही हैं। तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे। और भी आपको सूर्य मंदिर मिलेंगे, जैसे आपको एक सूर्य मंदिर मिलेगा बिहार में, देव सूर्य मंदिर। कहां पे है? औरंगाबाद में। एक है मोढेरा सूर्य मंदिर। अच्छा, मोढेरा सूर्य मंदिर कहां है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको 2 ऑप्शंस देते हैं, इन दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। देखते हैं आप कितना IQ सही लगा पाते हैं। एक है गुजरात ऑप्शन और दूसरा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? मोढेरा सूर्य मंदिर। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं रेखा स्पष्ट करती है? देखिए हमारा एक राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा को केवल बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए हैं। यहाँ पे एक राज्य को 3 अंतरराष्ट्रीय रेखाएं, तो सिक्किम है। सिक्किम 3 देशों के बॉर्डर से लग रहा है। कौन कौन? एक तो चाइना से लग रहा है, दूसरा नेपाल से लग रहा है और तीसरा आपका भूटान से लग रहा है, ठीक है। तो सिक्किम 3 देशों की सीमाओं से लगता है। बढ़ते हैं आगे। सबसे अधिक लंबा सीमा रेखा मतलब अंतरराष्ट्रीय किस राज्य का लगता है? तो हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कितना किलोमीटर लंबा सीमा रेखा हमारा बांग्लादेश से है? सबसे कम सीमा रेखा जो हमारा है वो अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से जो सीमा रेखा लगता है वो लगता है आपका POK वाला रीजन, ठीक है। प्रकंद का एक उदाहरण है। देखिए इसमें से अदरक जो है ये एक प्रकंद का उदाहरण है। अदरक एक
प्रकंद का उदाहरण है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो ये निवेश के व्यय को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? निवेश के व्यय को बढ़ाती है। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को बढ़ाया जाए, हमने आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझाया था, उसमें हमने बताया था कि यदि बैंक से ज्यादा पैसा आने लगेगा तो लोग उल्टा सीधा सामान खरीदने लगेंगे जिसका जरूरत नहीं होगा उसको भी, इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। भारत में अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श युक्ति सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? देखिए, इसको लिया गया था मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या आपको देखने को मिलती है 108। ठीक है, वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग होता है उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है, और उसमें से मुंडकोपनिषद में से लिया गया था सत्यमेव जयते। बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह वो कर्नाटक में मिलेगा। यह किस नदी पे है? ये है शरावती नदी पर। इसी जलप्रपात का नाम होता है जोग, या फिर गरसोप्पा फॉल्स, या फिर महात्मा गांधी फॉल्स। तो तीनों नाम याद रखेंगे, जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी, ये तीनों उसी पे है, मतलब उसी का नाम है। ये शरावती नदी पे है। ठीक है, और ये लगभग 255 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 255 मीटर ऊंचा। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कौन सा है? ये मैं आपको हिंट देता हूं, अमेरिका में है, लेकिन उसका नाम क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत सुंदर उसका नाम भी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और किस नदी पे है ये भी आप बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आंसर खोज खोज के, इससे आपका दिमाग जो है ना डेवलप करेगा। इसलिए मैं अक्सर बोलते रहता हूं, बताने को मैं बता देता है, लेकिन आपसे मैं थोड़ा सा काम करवाना चाहता हूं, इसलिए चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा कौन सा है, किस नदी पे। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? कल ही हमने बताया था मैराथन सेशन में, खतरे के निशान के लिए लाल का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन होने का मतलब ये कम, मतलब फैल कर, मतलब ये दम लंबे दूरी तक जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 7500 एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 के पावर -10 मीटर, और इसका 7500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, और सबसे कम होता है बैगनी का। ठीक है, और ये जो रंगे हैं 7 रंग जो बटता है, तो मान के चलिए 7500 यदि लाल का है तो उसके नीचे जितना आने वाला रंग है, बैजानी हपीनाला होता है ना, तो सबका 500 कम करते चलाइए, वो होता है उनका तरंगदैर्घ्य। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो कलर सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब छितरा जाना। ठीक है, तो ये छितराता कम है, ये दूर तक जाता है। और सबसे कम दूर तक कौन जाएगा? वो बैगनी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा था। यदि पहली सबसे लंबी नदी पूछता तो हम कर देते किसको? गंगा को। 2525 किलोमीटर ये होती है गंगा। ठीक है, गोदावरी नदी जो है ये दूसरी भारत की पूछा है। भारत में बहने वाली केवल पूछता ना, कहीं से आए भारत में बहे, तब हम नाम किसी और का ले लेते हैं, समझ गए? तब वहां पे आप सिंध कह सकते थे 2900 किलोमीटर। यदि सिंध न रह के ब्रह्मपुत्र रहता तो उसका 2880 किलोमीटर वो आप ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे भारत की पूछा है और ऑप्शन में आपको गोदावरी देके रखा है, और भारत की पूछा तो गोदावरी यहाँ पे सही होगा। ये लगभग गोदावरी नदी कितनी आपको लंबी मिल जाएगी? तो ये नदी लगभग आपको मतलब 1465 कहीं पे लिखा रहता है, 1465 किलोमीटर आपको लंबी ये नदी मिल जाती है गोदावरी। इसको हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण की गंगा का जब बात आएगा, दक्षिण की गंगा, तब हम नाम किसका लेते हैं? कावेरी का। जब की शब्द लग जाए तो कावेरी, केवल दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी, वृद्ध गंगा कहे गोदावरी, दक्षिण की गंगा हमने बता दिया कावेरी, और ऐसे गंगा नदी तो आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी होगी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए, ग्राम पंचायतें जो है उनका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। किसमें है? अनुच्छेद 40 में। 73वें संविधान संशोधन से, किस संविधान संशोधन से? 73वें संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 74वें संविधान संशोधन से नगर निगम को दिया गया था, नगर पालिका को। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। 73वां 74वां 1992-93 के आसपास का टाइम था जब ये संशोधन
किए गए थे और अनुच्छेद 40 से दिया गया था किसको, ग्राम पंचायत को। अनुच्छेद 51 में विश्व शांति की बात की गई है। किसकी बात की गई है, विश्व शांति की बात की गई है। अनुच्छेद 32 में रीट की बात की गई है, ठीक है, 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मूल अधिकार का हनन कहीं पे हो रहा है तो। और यहाँ पे बात 48 की करते हैं तो इसमें बोझ ढोने वाले पशु, कृषि, दूध देने वाले पशु, इनको संरक्षित करने और संवर्धन करने, मतलब इनको सुरक्षित रखिए और इनका संवर्धन कीजिए। संवर्धन मतलब इनका और विकास कीजिए, कृषि का, बोझ ढोने वाले पशुओं का, दूध देने वाले पशुओं का। दूध देने वाले पशुओं में गाय और भैंस। इसीलिए एक विरोध दर्ज होता है हमेशा कि गाय को काटना मतलब ये है, बुरी बात है और संविधान के अनुसार नहीं है। क्योंकि गाय को इसलिए काटना बुरा कहा गया है संवैधानिक अनुसार से कि गाय दूध दे रही है, तो दूध देने वाले पशु को आपको संवर्धित करना आर्टिकल 48 से। यदि आप काट रहे हैं इसका मतलब आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तब फिर दलील देता है कि ये तो डीपीएसपी में है, हमारा राज्य का मन करेगा तो हम कहेंगे काटो, स्लॉटर हाउस बनाओ, किसी राज्य को मन करेगा कि नहीं तो वहां स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे। तो ये तो डीपीएसपी में है, राज्य को मन करेगा तो चालू रहेगा, राज्य को मन करेगा तो बंद हो जाएगा। तो कई देशों में, कई राज्यों में बंद है, कई राज्यों में स्टार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, चीजें काफी डिटेल्स में भी आपको मिली होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।